हेलो दोस्तों, आज का जो वीडियो है इसमें हम टी.एस. इलियट के बारे में बात करेंगे। और तो हम शुरू करते हैं पोएट से। तो टी.एस. इलियट जो है, इनका नाम है थॉमस टीम इलियट। इनका जन्म हुआ था 26 सितंबर 1888। ये अमेरिका में पैदा हुए थे, मिसूरी में। और ये एक कैल्विनिस्ट यानी प्यूरिटन थे। और इनके जो इमिग्रेंट्स थे ये एक्चुअल ब्रिटिशर्स थे। इनकी जो पूरी फैमिली थी ये असल में ब्रिटिशर्स थे, लेकिन ये लोग सब मूव हो गए थे इंग्लैंड से अमेरिका में। एक नई ज़िंदगी की तलाश में ये लोग सब वहाँ मूव हो गए थे। इनके जो पिता थे W.G. इलियट, वो 1834 में बॉस्टन में सेंट लुइस में वहाँ एस्टैब्लिश हो गए थे। वहीं पे वो उनका काम चल रहा था, यूनिवर्सिटी में वो वहीं काम करते थे। और जो टी.एस. इलियट थे वो 7 बच्चों में सबसे छोटे वाले बच्चे थे। जो टी.एस. इलियट थे, इन्हें बचपन से ही रीडिंग का बहुत ज़्यादा शौक था। इन्होंने बायरन, शेली, एडगर एलन, स्टीवेंसन, कोनान डॉयल, रोजेटी, इन सब की बुक्स उन्होंने बहुत पढ़ी और उन्हें बहुत ही अच्छा लगता था पढ़ने में। इसके बाद उन्होंने अपना फैमिली ट्रेडिशन फॉलो किया और हार्वर्ड गए, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। वहाँ पे उन्होंने 4 साल तक फ़िलासफ़ी की पढ़ाई की। और वहाँ पे उन्होंने पहली बार जो फ्रेंच पोएट हैं बोडलेयर, उनकी बुक्स पढ़ी और उन्हें समझ में आया कि जो पोएम है वो अभी तक इंग्लिश में जो पोएम्स लिखी जा रही है वो पूरी तरीके से सारी पोइट्री को एक्सप्लोर नहीं करती। तो उन्हें समझ में आया कि उनके पास में और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं और स्कोप है जहाँ पे कि वो पोइट्री को एक्सपैंड कर सकते हैं। 1910 में उनको उनकी मास्टर्स डिग्री मिली, एमए जो है मास्टर्स इन आर्ट्स। इसके बाद जो टी.एस. इलियट है वो पेरिस गए और वहाँ पे उन्होंने फ्रेंच लिटरेचर और फिलॉसफी की पढ़ाई की। अलग अलग बुक्स पढ़ी और उनको पोएट्री में और ज़्यादा मज़ा आने लगा। उसके बाद जब वो वहाँ से वापस आए तो उन्होंने संस्कृत, पाली और इंडियन फिलॉसफी पढ़ी। आप इमेजिन कीजिए कि ये एक ऐसे पोएट हैं जो कि अमेरिकन सिटीज़न थे, जो बाद में इंग्लैंड में सेटल हो गए और उन्होंने भगवद गीता पढ़ाई की है। भगवद गीता प्रॉपर उन्होंने अच्छे से पढ़ी, उन्होंने बुद्धिज़्म के बारे में पढ़ा है, बहुत कुछ सीखा। और इसीलिए इसके जो रेफरेंसेस हैं, उसका जो इन्फ्लुएंस है वो हमें इनकी पोएम में देखने मिलेगा। स्पेशली जब आप वेस्टलैंड पढ़ेंगे तो स्पेशली उसमें आपको ज़रूर देखने के लिए मिलेगा कि कितना ज़्यादा इंडियन इन्फ्लुएंस है उनके ऊपर। इसके अलावा जो टी.एस. इलियट उन्होंने जर्मनी में भी पढ़ाई की है, कुछ समय के लिए वो वहाँ गए थे। और उसी वक्त जो है वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया था, तो वर्ल्ड वॉर की वजह से भी सब लोगों का जो मेंटल स्टेट है वो काफ़ी चेंज हो गया था। इसका भी आपको उसकी वजह से जो वेस्टलैंड है उसमें आपको डेथ और इन सब चीज़ों के बारे में बहुत कुछ देखने मिलेगा, क्योंकि हर किसी को जो वॉर में डायरेक्टली इन्वॉल्व था या नहीं था, लेकिन हर किसी की लाइफ अफेक्ट तो ज़रूर हुई थी उससे। इसके बाद उन्होंने 2 शादियाँ की थी। पहली जो इनकी वाइफ थी विवियन हाईवुड, इन्होंने उनसे शादी की थी 1915 में। और ये उस वक्त अमेरिका गए हुए थे अपनी फैमिली से मिलने के लिए, वहाँ उन्होंने इनसे शादी की। लेकिन उस वक्त उन्होंने अपना मन बना लिया था कि मुझे सेटल तो इंग्लैंड में ही होना है। उन्हें अमेरिका नहीं अच्छा लगा, उन्होंने कहा कि मैं सेटल तो इंग्लैंड में ही होऊंगा। तो उन्होंने एक स्कूल मास्टर की तरह काम किया और फिर 1917 में उन्होंने वो जॉब छोड़ दिया और फिर उन्होंने एक बैंक का काम लिया लंदन में। और फिर वो बैंक में उन्होंने 7 साल तक काम किया। और इसी टाइम के अराउंड फिर उनकी जो पोएम्स हैं वो पहले मैगजीन्स में, जर्नल्स में छोटे छोटे करके ऐसी पब्लिश होने लगी इसी टाइम के आसपास। लेकिन असल में जो टी.एस. इलियट है वो फेमस हुए द वेस्टलैंड के पब्लिकेशन से। ये 1922 में जो है ये पोएम उनकी फाइनली पब्लिश हुई और उन्होंने 1925 में अपना बैंक का जो जॉब था वो उन्होंने छोड़ दिया। उन्होंने एक नया पब्लिशिंग हाउस ज्वाइन किया जिसे कि फेबर एंड फेबर नाम दिया गया है। और इसके बाद उन्होंने इसके 2 साल बाद यानी कि 1927 में उनका जो कैल्विनिस्ट फेथ था, यानी वो प्यूरिटन थे पहले, राइट, उन्होंने उसको छोड़ दिया और उन्होंने नया एंग्लो कैथोलिक रिलीजन जो है उसको एक्सेप्ट किया। और उन्होंने अपने जो व्यूज़ है वो कभी भी दबा के नहीं रखे, क्योंकि मोस्टली स्पेशली उस टाइम पे आप जैसे कि आपको पता होगा कि जो प्यूरिटन्स हैं और जो कैथोलिक हैं इनके बीच में बहुत ज़्यादा झगड़ा चलता था और इसीलिए कोई भी अपने व्यूज़ एकदम ओपनली नहीं रखता था। लेकिन इन्होंने अपने जो व्यूज़ है वो ओपनली रखे और उन्होंने कहा कि ये डिसीजन मैंने कोई 1 मिनट में ऐसे नहीं ले लिया है, कोई जल्दबाजी में लिया हुआ डिसीजन नहीं है, ये मैंने बहुत सोच समझ के। जब उन्होंने फाइनली ब्रिटिश सिटीजनशिप को भी अपनाया उसी के साथ उन्होंने ये अपना फेथ चेंज किया और एंग्लो कैथोलिक बन गए। उन्होंने ये जो स्टेटमेंट दिया उसकी वजह से काफ़ी गहमा गहमी भी हो गई थी उस वक्त उनके माहौल में वहाँ पे। फिर इलियट की जो पहली वाइफ थी विवियन, उनकी 1948 में डेथ हो गई। उनको काफ़ी वक्त से मेंटल इलनेस थी और इसीलिए उनकी फिर काफ़ी वक्त बाद उनकी डेथ हुई, जिससे कि अगेन जो टी.एस. इलियट है उनको काफ़ी फ़र्क पड़ा। इसके 9 साल बाद, 9 साल तक उन्होंने दूसरी शादी नहीं की। उसके 9 साल बाद उन्होंने अपनी सेक्रेटरी वेलेरी फ्लेचर से शादी कर ली। लेकिन असल में उस वक्त इनकी जो फ्रेंड थी एमिली हेल, वो चाहती थी, उन्हें ऐसा लगता था कि शायद ये अब मुझसे शादी कर लेगा, लेकिन उनकी डिसअपॉइंटमेंट या जो वो चाहती थी उसके अगेंस्ट टी.एस. इलियट ने अपनी सेक्रेटरी से शादी कर ली। इसके बाद इनके अगर कुछ बहुत फेमस वर्क्स की बात की जाए
क्योंकि अब पर्सनल तो सब खत्म हो गया, मैंने उनकी लाइफ के बारे में आपको सब कुछ बताया, तो कहीं ना कहीं आपको समझ में आया होगा कि कैसे उनका वॉर, उनकी वाइफ की मेंटल हेल्थ, डिटोरिएशन ऑफ हेल्थ, और उसके बाद उनकी डेथ, फिर उनके फ्रेंड्स के एक्सपेक्टेशंस और जिनको वो पूरा नहीं कर पाए, डिसअपॉइंटमेंट्स, और उन्होंने जो इतनी लैंग्वेज सीखी, इतनी सारे अलग अलग रिलीजन के बारे में जो उनको नॉलेज है, वो सब चीज़ों का आपको सार इनकी पोएम्स में देखने के लिए मिलेगा। अब इनकी वर्क की बात करें तो मैं इनके जो वर्क की लिस्ट है यहाँ पे मैं सारी रीड कर रही हूँ। द यूज़ ऑफ पोएट्री एंड यूज़ ऑफ क्रिटिसिज्म 1933 में ये पब्लिश हुआ था। आफ्टर स्ट्रेंज गॉड्स 1934 में पब्लिश हुआ था। द वेस्टलैंड, प्रूफ फ्रॉग एंड अदर ऑब्जर्वेशन जो कि 1917 में आया था। सेक्रेड वुड, अ बुक ऑफ एसेस, 4 क्वार्टेट्स, बर्न्ट नॉर्टन, ईस्ट कोकर, द ड्राई सैल्वेजेस, लिटिल गिडिंग, और इसके अलावा उन्हें कमीशन मिली थी, पैसे मिले थे, मर्डर इन कैथेड्रल जो कैंटरबरी फेस्टिवल के लिए हुआ है। ये जो ड्रामा है ये भी आपके सिलेबस में। इसके अलावा द फैमिली रीयूनियन, द कॉकटेल पार्टी, द कॉन्फिडेंशियल क्लर्क, द एल्डर स्टेट्समैन, ये सारे जो बुक्स हैं या पोएम्स एंड ड्रामास वगैरह ये सब भी इन्होंने लिखे हुए हैं। जो टी.एस. इलियट है, इन्हें नोबेल प्राइज़ मिला हुआ है लिटरेचर में 1948 में। इमेजिन कीजिए, नोबेल प्राइज़, बहुत बड़ी बात हो जाती है। इसके साथ साथ ही उन्हें मेडल ऑफ फ्रीडम भी मिला है। ये हाईएस्ट अमेरिकन सिविलियन ऑनर है जो कि किसी को मिल सकता है। ये 1964 में उनको मिला था। अब इस सब के बाद उन्होंने इतना सब कुछ लिखा, उन्होंने बहुत सारा योगदान दिया है इंग्लिश लिटरेचर में। उनकी जो तबीयत थी वो काफ़ी ख़राब हो गई थी 1962 से 1963 के बीच में, और फिर फाइनली 1965 में 4 जनवरी को उनकी डेथ हो गई। इनको जो है वेस्टमिंस्टर एबी इन लंदन में, जिसे पोएट्स कॉर्नर भी कहा जाता है, जहाँ पे सारे पोएट्स और राइटर्स को दफनाया जाता है, बहुत ही प्रेस्टिजियस जगह ये भी, जिनकी डेथ हो जाती है, पोएट्स और राइटर्स की डेथ होती है, उसके बाद उन्हें वहाँ दफनाया जाता है। तो बहुत ही प्रेस्टिजियस जगह है ये, और इन्हें वहाँ पे दफनाया गया। और इनकी जो फ्यूनरल सेरेमनी थी उसमें एजरा पाउंड इनके असिस्टेंट थे, पहले असिस्टेंट की तरह काम करते थे। वो भी बहुत फेमस पोएट हैं, उनकी पोएम्स भी हमने सिलेबस में पढ़ी हुई हैं। तो उन्होंने गैदरिंग में सबको यही कहा कि द बेस्ट ट्रिब्यूट टू इलियट वुड बी टू रीड हिज वर्क। मैंने एक और वीडियो बनाया हुआ है। तो ये तो था एक क्विक डिस्क्रिप्शन टी.एस. इलियट की लाइफ के बारे में। जो वेस्टलैंड है उसके थीम्स और उसके बारे में जो है शॉर्ट में, क्विक में, मैंने एक दूसरा वीडियो बनाया जिसकी लिंक मैं यहाँ डिस्क्रिप्शन में ऐड कर रही हूँ, आप उसको प्लीज़ देखिए। वो पूरी पोएम जो मैंने डीप में समझाई है, जो उसकी डीप एनालिसिस की है, उसके पहले आप ये जो वीडियो ज़रूर देखें, ताकि आपको समझ में आएगा कि हम इस पोएम में क्या क्या एक्सपेक्ट करेंगे, हमें क्या क्या चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको टी.एस. इलियट की लाइफ के बारे में बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मिला है, और इससे अब आपको जो उनकी पोएट्री उसको समझने में और आसानी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।